बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीथिंग इज फाइन देयर। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हेलो एल्केन हेलो एरीन। हम एक केवल टार्म वन के लिए आपको करा रहे हैं, तो मतलब सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से टार्म वन के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी ये डिटेल्ड वीडियो आपको नहीं दे रहे हैं। डिटेल वीडियो आपको टार्म वन के बाद प्रोवाइड करेंगे। अभी क्योंकि थोड़ा हमें जल्दबाजी है, इसीलिए केवल वही टॉपिक बताएंगे जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है? सो इट इज नॉट ए कंप्लीट वीडियो, इट इज लाइक ए सजेशन वीडियो। ओके, कि आप कम टाइम में एटलीस्ट इतने सारे पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हेलो एल्केन हेलो एरिन। पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरिन क्या होता है। तो देखो, अगर हम हेलोजन डेरिवेटिव्स को क्लासीफाई करते हैं, हेलोजन डेरिवेटिव्स को क्लासीफाई करते हैं, तो आपको मेनली मिलता है, हम मेनली तीन कैटेगरी करते हैं। एक होता है एल्किल हैलाइड। क्या है एल्किल हैलाइड? इसको हम डिनोट करते हैं आर एक्स, जहाँ पे आर आपका एल्किल पार्ट है। एल्किल ग्रुप सबको पता है, एल्केन से आप एक हाइड्रोजन हटा दो, एल्किल होता है, एल्किल हैलाइड। दूसरा हो गया आपका एल्किनाइल हैलाइड, एल्किनाइल हैलाइड। इसको कभी कभी हम लोग विनाइल हैलाइड भी कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड। तो ये भी वैसा क्या हो गया, आप एक एल्किन का एक हाइड्रोजन हटा दो तो फिर एल्कानाइल हैलाइड होता है, एल्किनाइल हैलाइड होता है, राइट। आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच एक्स। ठीक है, और होता है आपका एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। एराइल मतलब क्या है? एरोमेटिक ग्रुप, राइट। लाइक बेंजीन, बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा दो तो फिर जो बचा रहेगा वो फिनाइल ग्रुप है, तो फिर एक्स। ठीक है, एराइल हैलाइड को हम ऐसे जनरली लिखते हैं ए आर एक्स, एराइल ग्रुप। तो ये मेन तीन कैटेगरी है। अब हमारा मेन फोकस यहाँ पे रहेगा एल्किल हैलाइड। ठीक है, फिनाइल हैलाइड और एल्किल हैलाइड और एराइल हैलाइड। फिनाइल हैलाइड उतना केमिस्ट्री हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, वो हम आपको डिटेल वीडियो में दिखाएंगे। अब देखो, जो एल्किल हैलाइड होता है ना, इसको भी आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन प्रेजेंट। तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो इसको मोनो हैलाइड, मोनो हैलाइड्स। अगर एक हैलोजन है तो डाई हैलाइड्स बोल सकते हो, डाई हैलाइड्स बोल सकते हो। ठीक है, दो हैलोजन है तो ट्राई हैलाइड्स बोल सकते हो, ट्राई हैलाइड्स। अगर तीन हैलोजन है तो फिर पॉली हैलाइड्स और टेट्रा हैलाइड्स भी एक पॉलीहाइड्स। एक्चुअली डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड, टेट्रा हैलाइड सब पॉली हैलाइड के अंदर ही आता है, पर हम डाई हैलाइड ट्राई हैलाइड को अलग से मेंशन किए हैं, पॉली हैलाइड्स मान लेते हैं। जैसे कि आप जो अगर ऐसे लिखते हो आर एक्स तो ये मोनो हैलाइड हो गया। अब देखो, डाई हैलाइड भी दो टाइप के होते हैं, एक जहां पे दोनों एक ही कार्बन में है, तो जैसे कि आर सी एच एक्स एक्स, इसको कहते हैं जेमिनाल, जेमिनाल डाई हैलाइड, जेमिनाल डाई हैलाइड। ओके, या फिर आप क्या करोगे, आप दो डिफरेंट कार्बन में दो एक्स लगाओगे, राइट, दो हैलोजन लगाओगे, इसको कहते हैं विशिनाल, विशिनाल डाई हैलाइड। जेमिनाल को कभी कभी हम एल्किलिडीन डाई हैलाइड, एल्किलिडीन हैलाइड भी बोलते हैं, एल्किलिडीन हैलाइड। ओके, तो डाई हैलाइड में से हम यहाँ पे मेनली क्या पढ़ेंगे आज नहीं, सी एच एक्स थी जिसको कहते हैं हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म। ये हम आपको पढ़ना पड़ेगा, हेलोफॉर्म का केमिस्ट्री एक्सप्लोर करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको पॉलीहेलाइड में से कार्बन टेट्राक्लोराइड का केमिस्ट्री एक्सप्लोर करना होता है। ठीक है, तो डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड, पॉलीहेलाइड का वीडियो, इस वीडियो मतलब इसका केमिस्ट्री आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको डिटेल वीडियो के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जो मोनोहेलाइड है ना, उसको भी आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो, मोनोहेलाइड्स। इसको फर्दर हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि हो गया आपका प्राइमरी, प्राइमरी या फिर 1 डिग्री प्राइमरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री सेकेंडरी, 3 डिग्री टार्सियरी, राइट। आप ये भी लिख सकते हो एलाइलिक, ठीक है, आप लिख सकते हो बेंजाइलिक। देखो, प्राइमरी मतलब आपको पता है कि जैसे कि जिस कार्बन में आपका हेलोजन एटम है उसमें और एक कार्बन है, राइट। अब तो फिर उस हिसाब से ये हो गया आपका सेकेंडरी, उस हिसाब से ये हो गया आपका टार्सियरी। एलाइलिक क्या है?
एक डबल बॉन्ड की जो नेक्स्ट कार्बन है ना उसको कहते हैं एलाइलिक पोजीशन। अगर हेलोजन यहाँ पे अटैच्ड है तो फिर एलाइलिक हेलोजन हो गया, राइट। अब ऐसे देखो, एक मैं 6 मेंबर रिंग बना रहा हूँ, एक एलाइलिक हैलाइड हो गया, ये बेंजीन नहीं है, एलाइलिक हैलाइड है। बेंजाइल, बेंजाइल हैलाइड क्या होता है, कंपाउंड एरोमेटिक होता है, पर जो हेलोजन अटैच है वो किसी एलिफेटिक कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए इसको बेंजाइलिक को भी हम मोनोहैलाइड यानी एल्किल हैलाइड के अंदर रखे हैं, ठीक है। सो अब ये देखो, ये जो आपने एलाइलिक हैलाइड बोला है ना, तो ये एक तरह के प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड है, लेकिन ये एक तरह के सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड है। तो इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी टार्सिरी हो सकता है, इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी और टार्सिरी हो सकता है। तो अभी देखो, जब इससे क्लासिफिकेशन आ गया ना, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है। अभी देखो, अभी हम आपको क्या बोल रहे हैं कि अगर आप एनसीईआरटी में जाओगे ना, एनसीईआरटी आपका जो चैप्टर नंबर 6 है, 6.1, 6.2, 6.3, इसमें अगर जाओगे, इसमें देखना आपको पूछा जाएगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, उसमें आप देखना इस तरह के क्लासिफिकेशन होगा। मतलब आपको पूछा जाएगा कि एक जो कंपाउंड है इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या है और वो किस तरह के कंपाउंड है, प्राइमरी, सेकेंडरी, एलाइलिक, बेंजाइलिक, फिनाइलिक, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हो। फिर भी आपको याद दिला देते हैं कि ये आपको हर एक चैप्टर में मिलेगा, एक्चुअली हर एक चैप्टर में आपको क्वेश्चन मिलेगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के ऊपर। वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसे आपको मिलता है वहाँ पे भी मिलेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए भी मिलेगा, ठीक है। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए हम कुछ सिंपल सा एग्जांपल आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने के लिए बोल रहे हैं हम। मान लो आपके पास एक साइड चेन है CH3 CH CH3, फिर यहाँ पे CH Br और एक ऐसे बेंजीन रिंग है। ये जो बेंजीन रिंग है ना, इसको अब आप क्या मानोगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानोगे, क्योंकि ब्रोमीन को आप एज ए फंक्शनल ग्रुप मानोगे। तो इस हिसाब से क्योंकि साइड चेन में ब्रोमीन है तो ये आपका वार्ड रूट बनाएगा। तो वार्ड रूट आपका कितना हो गया, प्रोपेन। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे है, 1 में है, 2 में है। 1 में क्या है, ब्रोमो है, और क्या है, फिनाइल है, और 2 में मिथाइल। तो पहले तो अल्फाबेटिकली आप लिखोगे 1 ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे 2 मिथाइल, फिर क्या लिखोगे 1 फिनाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 फिनाइल प्रोपेन। अगर इसी को आप क्या करते हो, एक ब्रोमीन फिनाइल रिंग में, बेंजीन रिंग में भी एक ब्रोमीन या फिर क्लोरीन ला रहे हो, मान लो हम इस पोजीशन में एक ब्रोमीन ला रहे हैं, तो अभी भी आप क्या करोगे, क्योंकि देखो दोनों जगह पे ब्रोमीन है, पर फिर भी साइड चेन वाला जो है उसको आप एज ए वार्ड रूट मानोगे। तो इसको क्या करोगे, अभी भी 1 2 3 करोगे, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। आप क्या करोगे, 1 फिनाइल नहीं बोल सकते क्योंकि फिनाइल रिंग अभी है नहीं, आपको पता है। 1 2 3 4, ये अभी 4 पोजिशन पे ब्रोमो है, सो 4 ब्रोमो फिनाइल बोलोगे, इसको सिंपल फिनाइल ना बोल के 4 ब्रोमो फिनाइल, फिर ब्रैकेट क्लोज करके प्रोपेन, ब्रैकेट क्लोज करके प्रोपेन। अगर ये तो अभी ऑब्वियस हो गया कि अगर ब्रोमीन आपका क्या हो गया, ब्रोमीन अगर आप केवल फिनाइल रिंग में रखते हो, फिर वहां पे क्या होगा आपका, फिर वहां पे आपका ऐसा होगा कि ये आपका प्राइमरी, आई मीन सॉरी, ये आपका वार्ड रूट हो जाएगा। इसको करोगे 1, इसको करोगे 3, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो। अब 3 पोजीशन में क्या है बताओ, 3 में क्या है, 3 में ये पूरा ग्रुप है, तो यहाँ पे ब्रोमो हम नहीं लिखना चाहते, सॉरी, ये CH2 है। मतलब यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे कोई ब्रोमीन ग्रुप नहीं है, तो सेम कंपाउंड हो गया था। ये यहाँ पे कोई ब्रोमीन ग्रुप नहीं है, तो ये आपका बेंजीन रिंग जो है ना, वो आपका अभी क्या हो जाएगा, वार्ड रूट हो जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन अभी केवल बेंजीन रिंग में है। तो 1 ब्रोमो करोगे 3, अभी जो पूरा सब्स्टिट्यूएंट है इसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है, ये देखो, इस एक आइसोब्यूटाइल जैसे ग्रुप है, लेकिन आप आइसोब्यूटाइल मत बोलना इसको, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, एक प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट है जहाँ पे 2 में और एक ब्रांचिंग है, इसको ऐसे बोलोगे 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज, फिर आप बोलोगे बेंजीन। 1 ब्रोमो 3-2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, 1 ब्रोमो 3-2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन।
कहीं कहीं पे 3 मिथाइल प्रोपाइल उसके बाद ब्रोमो लिखा है, वो भी चलता है, लेकिन एक मोर अप्रोप्रिएट है। ऐसे आपको करना है IUPAC नोमेनक्लेचर। जैसे कि आपको साथ में क्वेश्चन पूछा जाएगा ये किस तरह के कंपाउंड है, ये तो सेकेंडरी है, ये भी हमने सेकेंडरी बनाया था, लेकिन ये एराइल हैलाइड है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए हम बोल रहे हैं। दो टॉपिक हो गया, एक है क्लासिफिकेशन, एक है आर्गुमेंट नोमेनक्लेचर। इसके बाद आप क्या पढ़ोगे, इसके बाद इस चैप्टर में केवल इस चैप्टर में नहीं, बाकी सारे चैप्टर में IUPAC नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन अगर है तो वो तो पढ़ना ही है। साथ में जो दो मेन कंटेंट आपको पढ़ना होता है वो है प्रिपरेशन, ओके, एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए अभी हम शुरू करने वाले हैं कि प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड आप कहाँ कहाँ से बना सकते हो। तो देखो ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, ये तो मेनली केमिकल रिएक्शन है। ये जो केमिकल रिएक्शन है ये एक्चुअल में आपको डिटेल्स में पढ़ना है, इसका मेकानिज्म पढ़ना है, इसका और क्या एप्लीकेशन है, वेरिएशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट केसेस पढ़ना होता है। वो आपको हम डिटेल्स वीडियो में ही देंगे। अभी आपको हम क्या बोल रहे हैं, देखो केवल अभी आप क्या करोगे, फोकस करो कि रिएक्शन कौन सा है, कौन सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है और कंडीशन क्या है। अभी के लिए इतना हाँ सब फोकस करो आप। तो पहले जो हम बनाएंगे वो है एल्केन से बनाएंगे, एल्केन, ठीक है। देखो एल्केन क्या होता है, एक ऐसे लिख सकते हैं RH। इसमें अगर आप हेलोजन दोगे और उसके अकॉर्डिंग कंडीशन दोगे तो बेसिकली क्या बन जाता है कि RH प्लस HX बन जाता है। तो इसके लिए क्या है, इस तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो ये एक्चुअली किस तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल मीडिएटेड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैकेनिस्टिकली आप क्या याद रखोगे इसको, इट इज ए फ्री रेडिकल मीडिएटेड सब्स्टिट्यूशन। तो क्योंकि हेलोजन आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, जैसे कि क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन, इस तरह के रिएक्शन करते हैं। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट में ये रिएक्शन हो रहा है। अच्छा अगर आप क्या करते हो, अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट हेलोजन है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, देन आयोडीन। आयोडीन का रिएक्शन जो है वो बहुत ही स्लो रिएक्शन है, स्लो एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। एक मिनट, हेलो, हाँ ये आसाम है, তামসি, হ্যাঁ হ্যাঁ কি বলছেন, আচ্ছা আমি এখন, আচ্ছা আমি এখন ব্যস্ত আছি, আপনি রেখে দিন, পরে দিন। हाँ तो ये है रेट ऑफ द रिएक्शन। फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन है सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। फ्लोरीन क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एक्चुअली एक तरह के ऑक्सीजन रिएक्शन भी है, ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो ये जो रिएक्शन होगा ना ये डार्क में भी रिएक्शन हो जाएगा, डार्क में भी आपका फ्लोरीन आ जाएगा। क्लोरीन, क्लोरीन के लिए आप डार्क में रिएक्शन नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा सा लाइट चाहिए, लेकिन आप अगर डायरेक्ट सनलाइट दोगे तो इस रिएक्शन में प्रॉब्लम होता है कि जितना हाइड्रोजन है सारा रिप्लेस हो जाएगा। आपको चाहिए एक हेलोजन, पर जितना हाइड्रोजन है सब हेलोजन से रिप्लेस हो जाएगा, इसीलिए आप डायरेक्ट सनलाइट नहीं दे सकते। इसको आप क्या दोगे, इसको आप दोगे डिफ्यूज्ड सनलाइट। फ्लोरीन में भी जो रिएक्शन होता है ना वो डार्क में भी एक्सप्लोसिव होता है, इसीलिए इसको डार्क में ही करना है, पर रिएक्शन काफी फास्ट होता है। क्लोरीन डिफ्यूज सनलाइट में मॉडरेट रिएक्शन में रेट में रिएक्शन होगा, डायरेक्ट सनलाइट दोगे तो फिर थोड़ा रिएक्शन फास्टर होता है, रिस्की रहता है एक्सप्लोजन होने का। ब्रोमीन उतना रिएक्टिव नहीं है, तो इसलिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको हीटिंग करना पड़ेगा। आयोडीन इतना स्लो रिएक्शन है ना, रिएक्शन रिवर्सिबल है, स्लो है, तो इसीलिए आपको कभी कभी कैटालिस्ट देना होता है।
किस तरह के कैटलिस्ट, HNO3, इस तरह के कैटलिस्ट देना होता है। ये उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अगर आप हेलोजन सेम रखते हो पर आपका मान लो हाइड्रोजन डिफरेंट है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि CH4 में अगर आप क्लोरीन दे रहे हो तब तो आपको एक कंपाउंड बनेगा CH3Cl। अगर आप CH3 में एक हैलोजन देते हो तो आपको मिलेगा CH3CH2Cl। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रोपेन में अगर आप क्लोरीन दोगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डिफ्यूज सनलाइट, तो देखो यहाँ पे ना दो डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है। ये जो CH3 है इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन, पर ये जो CH2 है ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है। अब क्योंकि ये फ्री रेडिकल मीडिएटेड रिएक्शन है और आपको पता है कि टार्सियरी जो हाइड्रोजन है वो वहां पे अगर फ्री रेडिकल बनाओगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, यही तो था ना फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो क्योंकि ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल है तो आपको एक्चुअली सेकेंडरी में ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल मिलेगा और एक्चुअली आपका जो मेन कंपाउंड होगा वो होगा यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे सेकेंडरी पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इस तरह के कंपाउंड लेते हो CH3 CH2 CH3, अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कार्बन कौन सा है, यहाँ पे टार्सियरी पोजीशन, क्योंकि ये सबसे रिएक्टिव अगर मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा तो क्लोरीन ब्रोमीन यहाँ पे आएगा। ठीक है, हालांकि ये रिएक्शन जो है ना, जो हमने जो रिएक्शन बोला है वो मेनली क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आपको पता है कि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और आयोडीन बहुत ज़्यादा स्लो है। तो इतना सा पॉइंट आपको हम याद रखने के लिए बोल रहे हैं, और अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा मेकानिज्म ही देखना है, कभी कभी मेकानिज्म, क्योंकि इंपॉर्टेंट है मेकानिज्म इसका। ये जो रिएक्शन है ना ये एक्चुअली 3 स्टेप में होता है, 3 मेजर स्टेप। एक जिसको कहते हैं इनिशिएशन, दूसरा जिसको कहते हैं प्रोपागेशन, और तीसरा जो स्टेप है उसको कहते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मीन्स एंड, टर्मिनेशन होता क्या है, इनिशिएशन में आप जो क्लोरीन दे रहे हो, क्लोरीन ClCl, इसमें एक होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में या फिर बहुत ज़्यादा हीटिंग करोगे तो एक होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। होमोलाइटिक क्लीवेज आपको याद है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ जाएगा तो दो फ्री रेडिकल बनेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल। यही है आपका इनिशिएशन स्टेप। प्रोपागेशन में क्या होता है, ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, अभी आप क्या मान लो आपके पास ए वाला कंपाउंड है मीथेन, ये जो हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा तो फिर एक फ्री रेडिकल CH3 के ऊपर बन जाएगा, आपको मिलेगा एक CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl। और जो CH3 फ्री रेडिकल आपको मिला उसको आप क्या करोगे, उसको आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे। किसके साथ रिएक्ट करोगे, क्लोरीन के साथ, तो फिर आपको मिलेगा CH3Cl जो कि आपका प्रोडक्ट है और Cl रेडिकल। देखो प्रोडक्ट मिल गया, फिर Cl रेडिकल भी जनरेट हो गया। अब Cl रेडिकल क्या करेगा, एक बार फिर से दूसरा जो CH4 कंपाउंड है उसके साथ रिएक्ट करेगा, राइट, फिर वो CH3 रेडिकल बनाएगा और HCl बनाएगा, फिर CH3 रेडिकल तीसरे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, फिर मतलब ये जो 2 स्टेप है बार बार चलता रहेगा एज ए चेन वो चलता रहेगा। सो बस आपको रिएक्शन इनिशिएट करना है सनलाइट देके, बस उसके बाद छोड़ देना है, उसके बाद रिएक्शन अपने आप में हो जाएगा। प्रोपागेशन स्टेप अपने आप में चलता जाएगा। कब तक चलेगा, जब तक आप उसको टर्मिनेट नहीं करें। मतलब रेडिकल, जब आप दोनों रेडिकल के बीच में रिएक्शन करते हो, जैसे कि CH3Cl हो गया, या फिर क्लोरीन रेडिकल और एक क्लोरीन रेडिकल रिएक्ट करेगा, फिर आपका बनेगा दोनों एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा, इसमें रिएक्शन खत्म हो जाएगा, रिएक्शन बंद हो जाएगा। इससे 2 रेडिकल में अगर रिएक्शन हो जाएगा तो फिर कोई रेडिकल बचेगा नहीं, तो फिर आपका रिएक्शन खत्म हो जाएगा। ये मेनली 3 स्टेप होता है, इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में आप रेडिकल बना रहे हो,
प्रोपगेशन में एक रेडिकल से दूसरा रेडिकल बना रहे हो, टर्मिनेशन में दो रेडिकल के बीच में रिएक्शन करके उसको खत्म कर दो। ये 3 स्टेप आपको एक बार ध्यान देने के लिए होता है। ये है वो आपका एल्केन वाला रिएक्शन। फिर आप कहां पे जाओगे, एल्कीन। सेकेंड जो रिएक्शन है वो है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है। किसका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब अगर एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, आपके पास एक एल्कीन है और आपको बनाना है CH3 CH2Cl। तो देखो एक्स्ट्रा क्या है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, और वही हम यहाँ पे ऐड करते हैं और कुछ नहीं, कोई कंडीशन नहीं। हाइड्रोजन क्लोराइड ऐड करो, आपको ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा। इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि एडिशन रिएक्शन। तो ये किस तरह का एडिशन रिएक्शन है, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्यों इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कह रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो एल्कीन है इसमें आपके पास है पाई बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। और HCl से आपको क्या मिलेगा, H+ जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है इलेक्ट्रोफाइल, ये वो पाई बॉन्ड में जाके जुड़ रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें आपको एक रीजियो सिलेक्टिविटी याद रखना है। रीजियो सिलेक्टिविटी, रीजियो सिलेक्टिविटी क्या होता है कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और इसमें आप HCl दे रहे हो, तो हिसाब से तो आपको यहाँ पे दो तरह के कंपाउंड मिलना चाहिए। दो तरह के कंपाउंड मतलब क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि CH3 CH2 CH2Cl, एक क्लोरीन आपका यहाँ पे ऐड होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, दूसरा क्लोरीन आपका यहाँ पे ऐड होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा। मतलब लॉजिकली दोनों ही हो सकता है ना, क्लोरीन यहाँ पे भी ऐड हो सकता है, क्लोरीन यहाँ पे भी ऐड हो सकता है, तो दोनों कंपाउंड आपका बन सकता है। लेकिन दोनों इक्वल अमाउंट में नहीं बनेगा, एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा। तो मेजर एक्चुअली ज्यादातर केस में कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपका मेजर, ये होगा आपका माइनर। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो जो कार्बोकैटन बनेगा वो एक सेकेंडरी कार्बोकैटन बनेगा। जब H+ ऐड करोगे तो पहले कार्बोकैटन ही बनता है ना, तो यहाँ पे जो कार्बोकैटन बनता है वो सेकेंडरी होता है, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू दिस कार्बोकैटन जो कि प्राइमरी कार्बोकैटन है। दैट इज व्हाई योर नेगेटिव पार्ट यानी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल बी एडेड टू द कार्बन where less number of hydrogen is present। क्योंकि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहां पे है, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उसी में कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो है उसी कार्बन में जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इसी को कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ रीजियो सिलेक्टिविटी। मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ रीजियो सिलेक्टिविटी, क्लियर है। तो जो भी आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन आएगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन मान लो इस तरह के एल्कीन एक आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आप HBr भी ऐड करोगे तो फिर वो एम ज्यादा सब्स्टिट्यूट है ना, तो ब्रोमीन यहीं पे ऐड होगा। ब्रोमीन आपका कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, इसको कहते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन या फिर मार्कोनिकॉफ रीजियो सिलेक्टिविटी। अब आपको एक ये भी बता देते कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब देखो आप किसी आपके पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और आपको उसमें HBr ऐड करना है, तो आपको तो पता है कि मार्कोनिकॉफ रूल होता है। पर अगर आप इसको पारोक्साइड के प्रेजेंस में अगर आप ऐड करने जाओगे तो एक्चुअल में आपको जो माइनर प्रोडक्ट जो मिल रहा था वो अभी मेजर मिलेगा। यानी जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है HBr का Br-, वो आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन में नहीं मिलेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, यानी जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहीं पे जाके ऐड होगा। वहां पे तो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है नहीं, पर फिर भी वहीं पे जाके ऐड होगा, क्योंकि
ये जो रिएक्शन है ना पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, ये रिएक्शन एक्चुअली कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू नहीं जाता है। दिस फॉलो ए नॉन आयोनिक मैकेनिज्म, नॉन आयोनिक और नॉन पोलर मैकेनिज्म। यहां पे क्या होता है बेसिकली, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होता है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसको कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खरास इफेक्ट, खरास इफेक्ट या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के बीच में रिएक्शन होगा और इसको हम कहते हैं नॉन आयोनिक मैकेनिज्म। तो वहां पे जो सिलेक्टिविटी वो उल्टा हो जाएगा। एल्केन और एल्कीन में ये सारे पॉइंट आपको याद रखने के लिए बोलेंगे, ये एक्चुअली आप लोग हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अल्कोहल की, बात करते हैं फ्रॉम अल्कोहल, मीन्स फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल में एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे मेनली जो रिएक्शन होता है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। मतलब आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल का जो OH ग्रुप वो सब्स्टिट्यूट किससे हो जाएगा, हो जाएगा RH से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसके लिए आपको X माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल लाना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल और OH को आप बोलते हो लिविंग ग्रुप, क्योंकि रिप्लेस हो रहा है ना, तो लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप। तो ऐसे रिएक्शन होता है। पर आपको बता दें कि OH इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, it is not a good living group, that is why you need some catalyst, you need this some catalyst in this reaction। इसका बहुत सारे एग्जांपल है, इसका बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे कि आप क्या देख रहे हो कि पहले मान लो आपके पास है ROH, उसमें आप दे रहे हो HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड एक लुईस एसिड है, ये OH के साथ जुड़ के इसको बेटा लिविंग ग्रुप बनाएगा, फिर HCl से Cl माइनस आएगा और इसको अटैक करेगा, तभी आपका मिलेगा RCl और H2O, RCl और H2O आपको मिलेगा। ये जो रिएजेंट है ना HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसको एक साथ कभी कभी हम लोग लूकास रिएजेंट भी बोलते हैं, लूकास रिएजेंट, जो आपको एक्चुअली अल्कोहल वाले चैप्टर में ज्यादा से डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लूकास रिएजेंट। इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, टर्शियरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल। जो दूसरा रिएक्शन हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें क्या है, उसमें आप Br लाना चाहते हो, तो Br के लिए ज्यादातर हम लोग कौन सा मेथड करते हैं, NaBr कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO और NaBr के बीच में जो रिएक्शन होता है उससे एक्चुअली बनता है HBr। HBr का जो H प्लस है ना वो इसको बनाएगा बेटर लिविंग ग्रुप और Br माइनस अटैक करेगा, तो आपको मिलेगा भाई RBr प्लस H2O। ठीक है, तो ऐसे आप ब्रोमीन के लिए आप ऐसे लाते हो। आपको बता दे कि आयोडाइड के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक सॉल्ट लेना पड़ेगा और साथ में क्या करना पड़ेगा, एक एसिड लेना पड़ेगा ताकि HI बने, लेकिन उसको आप H2SO4 नहीं ले सकते। H2SO4 जो है ना वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो HI इनिशियली बनेगा जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है उसके साथ रिएक्ट करता है। उससे बेटर क्या है, उससे बेटर है कि कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 ले लो, फॉस्फोरिक एसिड, इससे HI बन जाएगा, फिर HI खत्म भी नहीं होगा ना, रिएक्ट भी नहीं करेगा, HI केवल OH के साथ रिएक्ट करेगा और आपको मिलेगा RI। तो ये है रिएक्शन अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के लिए। फ्लोराइड के लिए ऐसा कुछ मेथड यहाँ पे है नहीं, उसके लिए अलग मेथड बताएंगे। 3 रिएक्शन आपको और भी बताएंगे। ठीक है, एक तो आप अगर इसमें PCl3 देते हो, ये एज ए क्लोरीनेटिंग एजेंट एज वेल एज लुईस एसिड की तरह काम करता है, और इसको आपको क्या मिलता है RCl
और साइड प्रोडक्ट मिलता है H3PO से। यहाँ पे साइड प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोरास एसिड कहते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन साइड प्रोडक्ट में भी आता है। अगर आप PCl5 यूज करोगे वही RCl मिलेगा, लेकिन साथ में आपको मिलेगा POCl3 प्लस HCl। अगर आप लोग, ये सब क्या है, इस सब आपका क्या है, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही चल रहा है, और कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये जो कंपाउंड हमने यूज किया है अभी SOCl2, उसको कहते हैं थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड। इसमें क्या होता है, इसमें RCl के साथ साथ SO2 गैस और HCl गैस, दोनों ही गैस बनता है, और इसीलिए रिएक्शन बहुत ही अच्छा है। इस रिएक्शन का एक नाम भी है डार्जेंस रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत ही अच्छा रिएक्शन होता है, किस लिए, क्योंकि यहाँ पे आप एक ऐसा कंपाउंड यूज कर रहे हो जिसके वजह से जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है वो हट जा रहा है, इजीली रिएक्शन से बाहर चला जा रहा है, तो आपको जो प्यूरिफिकेशन करना नहीं है, इसीलिए दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, एंड दीज आर द रिएक्शन फ्रॉम अल्कोहल। आपको ये 3 टाइप के रिएक्शन, मतलब एल्केन, एल्किन और एल्किन अल्कोहल के बारे में पढ़ने के लिए बोलते हैं। एक बार देख लो, इतना भी डिफिकल्ट कुछ है। 2 नेम रिएक्शन भी आपको याद रखने के लिए बोल रहे हैं। 2 नेम रिएक्शन है, 2 नहीं 3 नेम रिएक्शन है। जैसे कि आप यहाँ पे अभी नोटिस किया होगा कि ज्यादातर हम क्लोराइड और ब्रोमाइड में ज्यादा, मतलब सॉरी, क्लोराइड और ब्रोमाइड में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, फ्लोराइड और आयोडाइड में उतना रिएक्शन नहीं बोल रहे। इसीलिए फ्लोराइड के लिए एक स्पेशल रिएक्शन है जिसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन, इसमें क्या होता है, आप कोई एक एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड या फिर एल्किल आयोडाइड लेते हो और उसमें देते हो एक फ्लोरीनेटिंग एजेंट, जैसे कि सिल्वर फ्लोराइड हो सकता है, एंटीमोनी फ्लोराइड हो सकता है, कोबाल्ट फ्लोराइड हो सकता है, मार्क्यूरस फ्लोराइड हो सकता है। किस तरह, इस तरह के फ्लोरीनेटिंग एजेंट आप देखो तो मिलेगा क्या, RF मिलेगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि RCl, RBr, RI बॉन्ड जो है ना वो वीक बॉन्ड है, और यहाँ पे RF बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और वही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है कि आप वीक बॉन्ड ब्रेक करके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हो, वीक बॉन्ड ब्रेक करके आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हो, इसीलिए रिएक्शन इतना फिजिबल है। पर अब इसमें देखो आप लोग क्या कर रहे हो, इसको कहते हैं फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, इसमें आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक करके वीक बॉन्ड बनाओगे। आपके पास है RCl या फिर RBr, इसमें आप दे रहे हो सोडियम आयोडाइड, किस मीडियम में, ड्राई एसीटोन मीडियम में आप दे रहे हो। ड्राई मतलब वाटर नहीं होना चाहिए बस। आपको मिलेगा RI प्लस साथ में साइड प्रोडक्ट NaCl या फिर NaBr मिलेगा। तो यहां पे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक करके आप वीक बॉन्ड बना रहे हो, तो ड्राइविंग फोर्स कहां से आएगा, यहां पे आपको इसके पहले वाले रिएक्शन में बहुत ही इजीली समझ में आता है, ठीक है, कि आप एक वीक बॉन्ड ब्रेक करके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हो, तो मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो इसीलिए आपको इजीली प्रोडक्ट मिल जाएगा। पर ये तो एक्सोथर्मिक नहीं, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो आप इसको कैसे करोगे रिएक्शन, इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा खेल इस एसीटोन में है। देखो जो एसीटोन है ना, ये एक्चुअल में लेस पोलर सॉल्वेंट है। क्या ये, लेस पोलर सॉल्वेंट। अब आपने पढ़ा होगा फेजन्स रूल में कि NaI और NaCl के बीच में NaI इज मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, इट इज मोर आयोनिक कैरेक्टर, यस और नो, फेजन्स रूल में ये आपने पढ़ा है। तो जो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर है दैट इज मोर सॉल्युबल इन लेस पोलर सॉल्वेंट। जो कोवेलेंट होता है ज्यादातर वो लेस पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल है, पर क्योंकि आयोनिक है तो ये लेस सॉल्युबल होगा, लेस सॉल्युबल होगा, ओके। तो लेस सॉल्युबल इट इज मोर सॉल्युबल, इट इज लेस सॉल्युबल इट इज मोर सॉल्युबल,
ओके, तो मोर सॉल्युबल क्यों है आपको समझ में आ गया, लेस सॉल्युबल क्यों है आपको समझ में आ गया। अब एक लास्ट प्रिंसिपल के हिसाब से सोचो, रिएक्टेंट ज्यादा सॉल्युबल है, प्रोडक्ट ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, तो प्रोडक्ट बाहर चला जाएगा, और अगर प्रोडक्ट बाहर चला जाएगा मतलब प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, ड्राइविंग फोर्स मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। लास्ट क्लियर प्रिंसिपल में आपने यही पढ़ा था ना कि अगर आप रिएक्टेंट ऐड करोगे प्रोडक्ट रिमूव करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाता है। आप यहाँ पे प्रोडक्ट रिमूव कर रहे हो क्योंकि वो लेस सॉल्युबल है, वो अपने आप सॉल्यूशन सिस्टम से बाहर चला जाएगा, सॉल्यूशन सिस्टम से बाहर चला जाएगा, इसीलिए उसका रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है हालांकि देख के लगता है कि फिजिबल नहीं है लेकिन वो इजीली हो जाता है, अच्छा रिएक्शन, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन आता है, इसी पे क्वेश्चन आता है एक्चुअली। और लास्ट जो रिएक्शन आया वो है हांस डीका रिएक्शन, हांस डीका रिएक्शन, ये भी एक नेम रिएक्शन है। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लेते हैं और इसमें देते हैं आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन, एक्चुअली ब्रोमीन में सबसे बढ़िया रिएक्शन होता है इसमें, तो बेसिकली आपको मिलेगा एल्किल ब्रोमाइड। देखो एक दूसरा ब्रोमाइड सिल्वर के साथ जुड़ जाएगा, AgBr बन जाएगा, और जो CO2 वाला पार्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से वो बाहर जाएगा। ये भी बहुत ही अच्छा रिएक्शन है क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप रिएक्ट प्रोडक्ट हटाते हो रिएक्शन बहुत अच्छा होता है, लास्ट प्रिंसिपल के हिसाब से वही हो रहा है यहाँ पे, ये भी बहुत ही अच्छा रिएक्शन, ठीक है। एक रिएक्शन हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वो है एलाइलिक हैलोजिनेशन, उसको आप डिटेल्स में बाद में बताएंगे। और इन सारे रिएक्शन का जो वेरिएशन है कहाँ पे, जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप आयोडीन दोगे हांस डीकर में तो कुछ दूसरा प्रोडक्ट बनता है, इस तरह के जो पॉइंट है वो हम बाद में आपको समझाएंगे डिटेल्स वीडियो में। बस यही आपको याद करने के लिए बोल रहे हैं, फॉर फॉर व्हिच कंपाउंड, फॉर एल्किल हैलाइड। आ जाते हैं तुरंत एराइल हैलाइड के प्रिपरेशन में। एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड क्या होता है आपको पता है। अब एराइल हैलाइड बनाने के लिए आप क्या करोगे, फ्लो चार्ट के हिसाब से अगर आप रिएक्शन करोगे तो आपके लिए आसान रहेगा। अब देखो बेंजीन है, बेंजीन में ना आप क्या करोगे, बेंजीन में आप, एक मिनट, बेंजीन में आप क्या करोगे, इसमें आप दोगे क्लोरीन, क्लोरीन दोगे, और लुईस एसिड के हिसाब से एनहाइड्रास FeCl3 या फिर AlCl3 दोगे, तो फिर आपको क्या मिलेगा, आपको एक हाइड्रोजन के जगह पे मिलेगा एक क्लोरीन, तो हो गया ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक्चुअली किस तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में Cl2 और FeCl3 मिलके, Cl2 और FeCl3 मिलके आपको एक्चुअली एक क्लोरीन प्लस, फिर क्लोरीन प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बना रहा है, जो यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस कंपाउंड को आप फिनॉल से भी बना सकते हो, इस कंपाउंड को आप कार्बोक्सिलिक एसिड के से भी बना सकते हो। इस तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका सिल्वर सॉल्ट से बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अगर आप हांस डीकर करोगे, हांस डीकर करोगे तो आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट, आप अगर यहाँ पे PCl5 दोगे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। क्लोरोबेंजीन ऐसे बनाते हैं, पर ये जो रिएक्शन है ना वो सिंपल सा रिएक्शन है, ये उतना खास रिएक्शन हम नहीं बोलेंगे। जो सबसे खास रिएक्शन होता है दैट इज फ्रॉम डायाजोनियम सॉल्ट, सबसे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन डायाजोनियम सॉल्ट। तो पहले ना आपको हम बता देते हैं कि डायाजोनियम सॉल्ट क्या है और बनता कैसे है। बेसिकली ये आप बनाते हो एनिलीन से, ये एक्चुअली आपको बनाना पड़ता है, इस तरह स्टेबल नहीं होता है तो मतलब आपको मिलेगा,
ये इंडस्ट्रियल हम बनाते हैं, मतलब लेबोरेटरी में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये जो एनिलीन कंपाउंड है इसको हम देते हैं NaNO2 और डाइल्यूट HCl। कौन से टेम्परेचर में? काफी लो टेम्परेचर में, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे ना ये जो यहाँ पे जो NH2 था वो हो जाता है इस तरह के कंपाउंड N2 प्लस, जिसको कहते हैं डायजोनियम सॉल्ट। इसको कहते हैं डायजोनियम सॉल्ट। एक्चुअल में NaNO2 और HCl जो है वो भी क्या करेगा, वो एक्चुअली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके बनाएगा HNO2 नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड जो कि एक लेस स्टेबल एसिड है, इसलिए इसको भी हम एक्चुअली लेबोरेटरी में बनाते हैं। एनिलीन से लेबोरेटरी HNO2 नाइट्रस एसिड ट्रीट करके हम डायजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ न्यूक्लियोफाइल दे देंगे। तो न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन बाहर चला जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा N2 की जगह पे कोई न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं किस तरह के रिएक्शन की बात हम कर रहे हैं। डायजोनियम सॉल्ट मान लो आपने तैयार कर लिया है। आप न्यूक्लियोफाइल के लिए आप पहले क्या दोगे? आप पहले इसमें दोगे यादार कॉपर क्लोराइड या फिर कॉपर ब्रोमाइड। तो फिर आपको क्या मिलेगा? Cl माइनस या फिर Br माइनस मिलेगा। इसी रिएक्शन को कहते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर्स रिएक्शन, ठीक है। अगर आप कॉपर क्लोराइड की जगह पे सिंपली कॉपर और HCl देते हो या फिर कॉपर और HBr देते हो, तो भी आपको एक्चुअली सेम प्रोडक्ट ही मिलते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट है, नाम भी डिफरेंट है। नाम क्या है इसका? गैटरमैन रिएक्शन, TER, गैटरमैन रिएक्शन। आप इसको अगर आप आयोडाइड लाना चाहते हो तो कॉपर नहीं देना होता है, पोटेशियम आयोडाइड से ही आयोडाइड आ जाता है। ऐसे आप डायजोनियम सॉल्ट का यूज करके प्रोडक्ट बनाते हो। यहाँ पे आपको एक फ्लोराइड वाला रिएक्शन भी बताएंगे। अगर आप इसमें पहले HbF4 दोगे तो एक्चुअल में यहाँ पे जो मान लो काउंटर एनायन Cl माइनस था वो रिप्लेस होके क्या बनाएगा? काउंटर एनायन को रिप्लेस करेगा, फिर BF4 माइनस, इसका जो एनायनिक पार्ट है वो आ जाएगा, और इसको अगर आप हीट करोगे तो क्या हो जाएगा? फ्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। इस रिएक्शन का नाम है चीमैन रिएक्शन। सैंडमेयर, गैटरमैन, चीमैन, और यही है जो आपको पढ़ने के लिए हम बोल रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, एराइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, एराइल हैलाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप देखना, इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो काफी मतलब लिमिटेड है, उसको पे ज्यादा अभी ध्यान देना नहीं है। बस एक क्वेश्चन आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज से करने के लिए बोल रहे हैं। देखना NCERT में बहुत ही अच्छे से लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसमें आपको क्या करना है? आपको कंपेयर करना होता है कि मान लो आपके पास दो और एक ऑर्थो डाई एराइल कंपाउंड है, मतलब एराइल हैलाइड है जो ऑर्थो है, ठीक है। ऑर्थो के साथ साथ आपके पास मेटा हो सकता है, पैरा हो सकता है। इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना है। तो याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होता है ऑर्थो, उसके बाद पैरा, उसके बाद मेटा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होता है? पैरा, उसके बाद ऑर्थो, उसके बाद मेटा। मेल्टिंग पॉइंट पैरा का इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज से जाने से पहले आपको अगर पूछा जाए कि रिएक्टिविटी, अगर मान लो आपको पूछा जाए कि रिएक्टिविटी के हिसाब से ऑफकोर्स एल्किल आयोडाइड विल बी मोर रिएक्टिव देन एल्किल ब्रोमाइड, क्योंकि ये बॉन्ड वीक है ना। सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा? एल्किल फ्लोराइड, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। बस आप बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वाला प्रॉब्लम देख लो, उसी से ही क्वेश्चन आता है। चलो हम लोग अभी पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज देखने से आपका क्या हो जाएगा? ये चैप्टर आपका हो जाएगा। मतलब इतना ही आपको अभी टर्म 1 के लिए पढ़ने के लिए बोलते हैं, बार बार हम कह रहे हैं।
तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम आपको पहले बता देते हैं, एल्किल हैलाइड जो है, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन मेनली 3 टाइप्स है। एक्चुअली 4 टाइप्स भी होगा, लेकिन हम मेनली पढ़ेंगे 3 टाइप्स। एक जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसको इन शॉर्ट ऐसे लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे SN, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। दूसरा होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, और एक थर्ड कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन विथ मेटल, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि कापलिंग रिएक्शन। इसके अलावा भी कुछ और रिएक्शंस होंगे जिसको हम मिसलेनियस रिएक्शन बोल देते हैं। तो ये है मेन 3 टाइप रिएक्शन। तो इनको ब्रीफली हम डिस्कस कर लेते हैं अभी तुरंत। जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इस टर्म से आपको समझ में आ रहा है कि बेसिकली इसमें क्या होगा कि एक आपका सबस्ट्रेट है जिसमें एक लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप यहाँ पे क्या है, लिविंग ग्रुप यहाँ पे बेसिकली हैलाइड है RX। ये जो लिविंग ग्रुप है इसको हम क्या दे रहे हैं, बेसिकली न्यूक्लियोफाइल दे रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, न्यूक्लियोफाइल। इसमें नेगेटिव चार्ज हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है। तो इससे क्या बनेगा, ये जो लिविंग ग्रुप रिप्लेस होके न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और लिविंग ग्रुप आपका चला जाएगा। जैसे कि RX में अगर हम OH माइनस देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, ROH प्लस X माइनस, एक तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो यही है एक जनरल रिप्रेजेंटेशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ना, वो मेनली 2 टाइप का होता है, पर हम 3 टाइप बोलेंगे। ठीक है, तो टाइप 1 जो होता है वो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, पर एक्चुअली है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी इट इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बट ए कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप प्रोसेस। इट इज ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बट इट इज ए कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप प्रोसेस। तो यूनिमोलिकुलर सिंगल स्टेप पर कॉम्प्लेक्स क्यों है फिर? एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे आपका एक सबस्ट्रेट है, मान लो कि इस तरह के कोई सबस्ट्रेट है कि पीएच हाइड्रोजन CH3, और इसके साथ क्या है, एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ये आपका एक एल्किल बेंजाइल ब्रोमाइड है। तो जो बेंजाइल ब्रोमाइड का ना, ये ब्रोमीन आपका नेगेटिव पार्ट है, इस कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड का ये आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर है। तो स्टेप वन में क्या होगा कि ये ब्रोमीन पहले हट जाएगा, उससे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो बन जाएगा एक कार्बोकैटायन, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो जाएगा आपका सबसे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, यानी स्लोएस्ट स्टेप। आपने केमिकल एनालिसिस पढ़ लिया है अभी, आपको पता है कि जो स्लोएस्ट स्टेप है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। तो पहला स्टेप में आपका एक कार्बोकैटायन बनता है, और स्टेप 2 में क्या होता है, वो कार्बोकैटायन जो है, कार्बोकैटायन के साथ जो न्यूक्लियोफाइल आप देते हो, जैसे कि मान लो आप OH माइनस देते हो,
तो OH माइनस इसके साथ जुड़ेगा और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा PH CH, ऑलरेडी एक CH3 है, OH, ये आपको मिलेगा। ठीक है, दो स्टेप में रिएक्शन होता है। पहला स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। पहला स्टेप स्लो है, दूसरा स्टेप फास्ट है। तो स्लोएस्ट स्टेप को आप रेट डिटरमिनिंग स्टेप मानोगे। तो स्लोएस्ट स्टेप में आपका कितना रिएक्टेंट है, कितना मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसको हम यूनिमोलिकुलर बोलेंगे। देखो, ये जो रिएक्शन है, पहला रिएक्शन हम बता रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस टर्म से आपको सभी को पता है कि सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, कि किसी एक दूसरे को रिप्लेस करेगा। तो बेसिकली आपके पास एक सबस्ट्रेट है जहाँ पे एक लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपने बोला कि हम यहाँ पे क्या डिस्कस करें, एल्किल हैलाइड RH, तो एक्स हमारा लिविंग ग्रुप है और इसमें हम क्या दे रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, दिस इज ए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। जैसे कि OH माइनस, हमने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे क्या दिया है, OH माइनस दिया है। और फिर OH क्या करेगा, एक्स को रिप्लेस करेगा, यानी इस लिविंग ग्रुप के जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, लिविंग ग्रुप हट जाएगा, तो हो गया ना सब्स्टिट्यूशन। तो वैसे ही ROH बन जाएगा और साथ में X माइनस बन जाएगा। यही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का वैसे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसीलिए उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दीज आर मेनली 2 टाइप, बट विल डिस्कस 3 टाइप। एक थर्ड टाइप है जो मेनली अल्कोहल केमिस्ट्री में हमें डिस्कस करना होता है। ठीक है, हम मेंशन करेंगे यहाँ पे, अल्कोहल केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। 2 टाइप्स बोल रहे हैं अभी के लिए, अभी के लिए 2 टाइप्स बोल रहे हैं। 2 टाइप्स क्या क्या है, एक को कहते हैं SN1, एक को कहते हैं SN2। जो SN1 है वो यूनिमोलिकुलर है, वो यूनिमोलिकुलर है, और जो SN2 है वो बाई मॉलिकुलर है। जो 1 और 2 लिखा है वो यूनि और बाई के लिए लिखा है। जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है वो एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है, मल्टी स्टेप रिएक्शन, यानी क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स। पर जो बाईमोलिकुलर रिएक्शन है वो एक एलिमेंटरी रिएक्शन यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन है। देखो, सिंगल स्टेप रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट होता है ना, यहाँ पे तो रिएक्शन में आपको दिख रहा है 2 रिएक्टेंट, यहाँ पे ऑर्डर भी 2 है, मॉलिकुलरिटी भी 2 है। पर जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्टेंट तो 2 है ना, एक आपका सबस्ट्रेट, एक आपका न्यूक्लियोफाइल। पर क्यों क्यों यहाँ पे हमने यूनिमोलिकुलर बोला है, तो इसका मतलब इसका मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स है। यही हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, तो वही हम आप देखेंगे। जैसे कि पहले हम आपको दिखाते हैं कि बाई मॉलिकुलर रिएक्शन SN2, इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो आपके पास है CH3Br। ठीक है, CH3Br को हम ऐसे लिखते हैं, मान लो हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे आपने दिया है एक्वास KOH, तो जो OH माइनस है, OH माइनस आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, प्रोडक्ट बनता है CH3OH प्लस KBr। क्या होता है, OH माइनस इस कार्बन में, ये जो कार्बन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर है, राइट, इसमें आके अटैक करेगा, और उसी टाइम पे, जिस टाइम पे वो अटैक करेगा उसी टाइम पे ब्रोमीन जो है, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक होगा, और एक ही स्टेप में होगा, जिस स्टेप में अटैक करेगा उसी स्टेप में Br ब्रेक होगा। तो क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है, OH आ जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, इसमें नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आपको बताएंगे कि एक इन्वर्सन है, इसको कहते हैं वाल्डेन इन्वर्सन, इसका ट्रांजिशन स्टेट भी हम उसी टाइप पे डिस्कस करेंगे। पर हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन में रिएक्शन है, पर एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसका मतलब, तो यहाँ पे 2 स्पीसीज इन्वॉल्व है, इसीलिए बाई मॉलिकुलर बोल रहे हैं। सिंगल स्टेप बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन बट बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। ठीक है,
अच्छा, यही है SN2 रिएक्शन। इसमें हमने वाल्डन इन्वर्सन या फिर ट्रांजिशन स्टेट हम डिस्कस नहीं कर रहे। बस आप याद रखो कि इसमें क्या होता है कि ये जो ग्रुप्स है, ये जितना स्मॉलर होता है रिएक्शन उतना फास्टर होता है। इसीलिए क्योंकि बैक साइड अटैक जरूरी है ना, इसको कहते हैं बैक साइड अटैक। इसीलिए प्राइमरी एल्किल हैलाइड में रिएक्शन फास्टर होगा, फिर सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, फिर टर्शियरी एल्किल हैलाइड। सबसे फास्टर होता है मिथाइल हैलाइड में CH3X में। और CH3X भी आपको हमें पता है कि जब आयोडाइड होगा रिएक्शन इजीली होगा क्योंकि बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। फिर CH3Br, फिर CH3Cl। CH3F में रिएक्शन होगा नहीं, ठीक है। एंड दिस ऑर्डर इज ओनली फॉर SN2 रिएक्शन। दिस इज फॉर बोथ SN1 एंड SN2। दोनों ही केस में आप देखोगे कि आयोडाइड में रिएक्शन फास्टर होता है, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड। पर SN2 में सबसे फास्टर कहाँ पे होगा? मिथाइल में सबसे फास्टर होगा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। ऐसा क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है बैक साइड से। तो बैक साइड से अटैक तभी पॉसिबल होगा, तभी अच्छा होगा अगर आपका जो अटैच्ड ग्रुप है वो स्मॉलर है, लेस बाल्की। SN2 रिएक्शन में हम आपको इतना ही याद रखने के लिए बोल रहे हैं, मिनिमम। और एक लाइन में याद रखो, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक प्लेस। inversion of configuration takes place in optically active compound, optically active substrate। तो अगर ये कार्बन अगर ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर होगा तो यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, ठीक है। R से S बनेगा, S से R बनेगा। तो SN1 आते हैं, इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर। हालांकि दो रिएजेंट स्पीसीज इन्वॉल्व है, दो रिएजेंट इन्वॉल्व है, पर यूनिमोलिकुलर हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया आपका एक तरह का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी मल्टी स्टेप प्रोसेस। होता क्या है इसमें मान लो इस तरह के एक सबस्ट्रेट आपने लिया है, PH हाइड्रोजन CH3। इसमें भी ब्रोमीन अटैक, इसमें डायरेक्ट OH माइनस अटैक नहीं करेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहले ब्रोमीन अपने आप ब्रेक होगा, तभी आपको क्या मिलेगा? एक कार्बोकैटायन मिलेगा, कार्बोकैटायन, ठीक है, जो कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सेंटर वाला कार्बन। तो ऐसा एक कार्बोकैटायन बनेगा और यही आपका स्लो स्टेप है, यानी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। इसीलिए यूनिमोलिकुलर। स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में ये जो कार्बोकैटायन है, इसी में आपने मान लो OH माइनस अटैक किया है, तो OH माइनस अटैक करेगा और ये दोनों तरफ से आ सकता है। तो आपको अगर एक कायरल सेंटर है तो एक्चुअली आपको क्या मिलेगा? एक्चुअली आपको एक रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ से आ सकता है, अटैक कर सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस तरह का रिएक्शन कब होता है? जब यहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। इसीलिए टर्शियरी में रिएक्शन फास्टर होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, सबसे कम होगा CH3X। SN1 और SN2 ये दो मेन रिएक्शन है, ये दो आपका मेन रिएक्शन है। एक थर्ड कैटेगरी है SNI हम बाद में डिस्कस करेंगे अल्कोहल केमिस्ट्री में, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। बस इतना दो आप इतना याद रख लेना, ठीक है। एक मिनट। अभी देखो थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं, कि न्यूक्लियोफाइल आप सभी को पता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है,
न्यूक्लियोफाइल डिपेंड करता है कि कौन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कौन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल अगर आप देखोगे, ज़्यादातर सल्फा डोनेटिंग न्यूक्लियोफाइल बेटर न्यूक्लियोफाइल है, या फिर I माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल है, PH3P बेटर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये सब जो हम लिख रहे हैं ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, CH3O माइनस, इस तरह के न्यूक्लियोफाइल बेटर है। Br माइनस, यानी अगर आप I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस में कंपेयर करोगे, Br माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, इस तरह के न्यूक्लियोफाइल आपको देखने को मिलेगा। NH3Cl माइनस, ठीक है, F माइनस, CH3OH, इस तरह के न्यूक्लियोफाइल आपको देखने को मिलेगा। ये ऐसा ऑर्डर क्यों है वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, बस आप याद, मतलब क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर लिविंग ग्रुप तो आपको पता है कि लिविंग ग्रुप क्या होता है, कि लिविंग ग्रुप मतलब जिस बॉन्ड में, जिसका बॉन्ड एनर्जी काफ़ी कम है तो वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, RI इसमें बॉन्ड एनर्जी काफ़ी कम है तो बेटर लिविंग ग्रुप है, I जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप है, R Cl के बराबर कंपेरिजन में। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि लिविंग ग्रुप एक वीक बेस होता है। लिविंग ग्रुप एक वीक बेस होता है, मतलब आपको मान लो लिविंग ग्रुप बोला गया है कि OH और OCO CH3। ठीक है, या फिर हम इसको कर देते हैं कि OCH2CH3 वर्सेस OCO CH3। ठीक है, इन दोनों में कौन बेटर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि देखो ये एक वीक बेस होगा। कौन सा वाला, पहला वाला एक वीक बेस होगा, राइट, और ये आपका हो जाएगा क्या, बेटर लिविंग ग्रुप। ये आपका हो जाएगा बेटर लिविंग ग्रुप। ये भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया, क्योंकि डिटेल्स में अभी बता नहीं सकते आपको। इसमें सॉल्वेंट इफेक्ट भी है, सबस्ट्रेट का इफेक्ट भी है। मेनली आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल में। एल्किल हैलाइड बोला है ना, एल्किल हैलाइड में आपका जो सबसे मेन रिएक्शन है वो है ये न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन। इसमें अगर आप एक्वास KOH दोगे तो क्या मिलता है, ROH मिलता है। ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है आपको अभी बताते हैं, पहले कुछ एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें क्या डालो, आप इसमें क्या दोगे, आप इसमें दोगे मान लो NaOR, सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्कोहल, तो क्या बनाता है AROR। देखो एक साथ गया ROR, इथार बना देता है, ये अल्कोहल बना दिया, इथार बना दिया। ठीक है, फिर अगर मान लो हमने यहाँ पे क्या दिया है, हमने यहाँ पे मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड देते हुए, मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड देने से क्या हो जाता है कि ROH, यहाँ पे भी अल्कोहल होता है, लेकिन ड्राई सिल्वर ऑक्साइड देते हैं तो बनता है इथार, बनता है इथार। इस तरह के एग्जाम्पल है। जो मेन एग्जाम्पल, सबसे खास एग्जाम्पल है वो है कि अगर मान लो यहाँ पे आपने क्या दिया है, यहाँ पे आपने दिया है KCl और एक दूसरे रिएक्शन में दिया है सिल्वर साइनाइड, दोनों में Cl माइनस है, पर यहाँ पे प्रोडक्ट होगा RCl, यहाँ पे प्रोडक्ट होगा RNC। इसमें नाइट्राइल बनेगा, इसमें इसका आइसोमर आइसोनाइट्राइल मिलेगा। ऐसा क्यों है, देखो Cn माइनस एक तरह के एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, इसमें कार्बन के ऊपर भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है, तो डोनेशन एक कार्बन के साथ, कार्बन के थ्रू कर सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी कर सकता है। आपने रिसेंटली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा है कि Cn जो है वो एक तरह का एम्बिडेंटेड लिगैंड है, ये भी एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। वहां पे आपने देखा था कि कार्बन से भी डोनेट हो सकता है, नाइट्रोजन से भी डोनेट हो सकता है, तो ये भी केस वही केस है यहाँ पे। पर कब किससे डोनेट होगा वो डिसाइड करेगा काउंटर कैटायन। पोटाशियम क्योंकि काउंटर कैटायन है इसीलिए कार्बन से डोनेशन होगा, पर जब सिल्वर काउंटर कैटायन है तब नाइट्रोजन से डोनेट होगा और आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। केवल यही नहीं, और एक एग्जांपल है RX। देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप क्या दे रहे हो AgNO2 और KNO2। अगर आप इसमें सिल्वर नाइट्राइड देते हो
क्या मिलता है, RnO2 मिलता है। पर अगर आप ये पोटासियम नाइट्रेट देते हो, RONO मिलता है। ये भी एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल है। ये दोनों एग्जाम्पल आपको सबसे अच्छे से याद रखना पड़ेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, और न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही। अब आते हैं एलिमिनेशन टाइप 2। टाइप ये हो गया क्या, टाइप 2। टाइप 2 मतलब टाइप टू सेकेंड रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है कि मान लो RCH2CH2X, ये हाइड्रोजन के रेसिपिएंट में अल्फा कार्बन है, ये हाइड्रोजन के रेसिपिएंट में बीटा कार्बन है। अगर बीटा कार्बन में हाइड्रोजन है और इसमें आपने क्या दिया है, बेस दिया है, बेस क्या करता है, एक प्रोटॉन लेता है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आता है, हैलोजन चला जाता है। बेसिकली क्या होता है, इससे आपको एल्कीन वापस मिलता है। ठीक है, एल्कीन में अगर हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करोगे तो एल्कीन हैलाइड मिलता है, बट सब्सट्रैक्ट करोगे अगर बेस के प्रेजेंस में तो फिर एल्कीन वापस मिलता है, उल्टा रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है इसके बारे में भी हम डिटेल्स में बात करेंगे, पर यहाँ पे इतना याद रखो कि बेसिकली होता क्या है कि ये RCH बीटा पोजीशन में जो हाइड्रोजन है, बीटा पोजीशन जो हाइड्रोजन, इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। इसलिए बेस का रोल क्या है, बेस का रोल है प्रोटॉन एक्सेप्ट करना। तो ये बॉन्ड इधर जाता है, हाइड्रोजन इधर आता है, और आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है एल्कीन। एल्कीन यहाँ पे भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, सेडजेफ वर्सेस हॉफमैन रूल। हॉफमैन रूल होता क्या है कि आपके पास मान लो CH3CH2CH Br CH3 ये वाला कंपाउंड है। अगर आप इसमें बेस देते हो, जैसे कि अल्कोहलिक KOH एक बेस है, देखो एक्वास KOH में OH माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है, पर अल्कोहलिक KOH में क्या होता है, यहाँ पे बेस आ जाता है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, इससे देखो जो बेस का काम क्या है, प्रोटॉन लेना। प्रोटॉन लेगा, प्रोटॉन इधर जाएगा, बॉन्डिंग लेटर इधर जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन प्रोटॉन तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, क्योंकि ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, दोनों ही बीटा एलिमिनेशन है। तो उससे क्या होगा कि मान लो इधर वाले प्रोटॉन से अगर लेगा तो CH3CH ये वाला कंपाउंड बनेगा। अगर इधर से हाइड्रोजन लेगा तो CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। इस तरह के कंपाउंड, दो कंपाउंड मिल सकता है एलिमिनेशन रिएक्शन से, इस तरह के दो कंपाउंड मिल सकता है। तो इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, दिस इज मोर स्टेबल। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये जो प्रोडक्ट है, जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, उसी को कहेंगे हम लोग सेट-जेप प्रोडक्ट। सेट-जेप प्रोडक्ट, और ये जो प्रोडक्ट है इसको कहेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट यहाँ पे ज्यादा नहीं बनेगा, सेट-जेप बनेगा, पर अगर आप कंडीशन चेंज करोगे तो आपको हॉफमैन प्रोडक्ट भी मिल सकता है। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में एटलीस्ट ये जो मिनिमम पॉइंट हमने बताया, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हम बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल के बारे में, ठीक है, और उसके बाद एराइल हैलाइड का रिएक्शन। चलो, मेटल विद रिएक्शन विद मेटल। एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको कभी कभी क्वेश्चन ये आ सकता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब बोर्ड के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन जो जेई में आता है या फिर नीट में आता है वो है कि कब सेट-जेप प्रोडक्ट बनेगा, कब हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। ज़्यादातर केस में ब्रोमाइड या फिर क्लोराइड अगर आपका लिविंग ग्रुप है, या फिर आयोडाइड आपका लिविंग ग्रुप है, तो ज़्यादातर केस में आपको सेट-जेप प्रोडक्ट मिलेगा। हॉफमैन प्रोडक्ट कब मिलता है, जब आपका जो लिविंग ग्रुप है वो अगर फ्लोरीन हो, एफ फ्लोरीन, या फिर कोई चार्ज लिविंग हो, तब आपका हॉफमैन प्रोडक्ट मिलता है।
ठीक है। कुछ केसेस में आपको देखा जाता है कि जब बेस बाल्की बेस होता है तब आपको एक्चुअली हॉफमैन प्रोडक्ट मिलता है सेट जे प्रोडक्ट की जैसे जगह पे। तो वैसा कोई स्पेशल क्वेश्चन में आता है, पर एक बार एलिमिनेशन रिएक्शन यही है, एक बार देख लेना है। फिर लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन एल्किल हैलाइड के लिए हुआ है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, इसमें आपको क्या करना है, आप ऑलरेडी ये रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके हो, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास दो एल्किल हैलाइड है और उसमें आप देते हो सोडियम इन ड्राई ईथर मीडियम। तो एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, रिएक्शन होता है, तो दोनों कपल हो जाता है। तो जो आर पार्ट है वो दोनों कपल हो जाता है और एक्स जो है वो सोडियम के साथ चला जाता है, राइट। इसमें अगर आप दो डिफरेंट एल्किल हैलाइड लोगे तो आपको एक्चुअली मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट जैसे कि सेल्फ कपल्ड प्रोडक्ट और क्रॉस कपल्ड प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। दिस इज कॉल्ड ऊर्ज रिएक्शन। इसी में अगर आप क्या करते हो, अगर आप एल्किल के जगह पे एराइल दे देते हो तो उसको बोल देते हैं ऊर्ज विटिक रिएक्शन, ठीक है। केवल अगर आप एराइल लेते हो तो उसको कहते हैं विटिक रिएक्शन, ठीक है। एराइल में आप पढ़ोगे, इसी में बोल देते हैं अगर आपके पास दो एराइल हैलाइड है, दो एराइल हैलाइड है, तो आपको सेम कंडीशन में क्या मिलेगा, सेम कंडीशन में आपको मिलेगा एक डाई एराइल यानी बाईफिनाइल कंपाउंड मिलेगा इस तरह के। तो इसको कहते हैं विटिक रिएक्शन। एक विटिक ऑलिफिनेशन होता है वो एल्डिहाइड कीटोन केमिस्ट्री में, बट इसको कहते हैं विटिक रिएक्शन। और अगर एक एल्किल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड लोगे तो उसको कहेंगे ऊर्ज विटिक रिएक्शन, ऊर्ज विटिक रिएक्शन। तो एक कपलिंग रिएक्शन आप पढ़ोगे, ठीक है, ऊर्ज विटिक। अच्छा, इसका ना स्पेलिंग एफ आई ऊर्ज फिटिक। अच्छा, तो एक और एक रिएक्शन आप लोग पढ़ते हो कि वो है कि लिथियम के प्रेजेंस में पहले आप क्या करते हो, एक हम रिएक्शन नंबर सी कर देते हैं। आपके पास कोई R होगा, उसको आप लिथियम दे दो, फिर RLi बनता है, साथ में लिथियम हैलाइड भी बनता है, राइट। अच्छा, फिर सेकेंड स्टेप में जो R लिथियम होता है उसको आप देते हो कॉपर X, इससे आपको मिलता है डाई एल्किल क्यूप्रेट लिथियम, डाई एल्किल क्यूप्रेट लिथियम बनता है इसमें, जो क्या क्या रहेगा, एक थर्ड रिएक्शन स्टेप होगा R2Cu लिथियम। इसमें आप क्या देते हो, इसमें आप कोई एक दूसरा एल्किल हैलाइड या फिर सेम एल्किल हैलाइड अगर दोगे तो क्या बन जाएगा, आपको इस तरह के एल्केन बन जाएगा, ठीक है। सो इस रिएक्शन को कहते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। क्या कहते हैं इसको, कोरे हाउस सिंथेसिस। इससे आप क्या कर सकते हो एक्चुअली, इससे आप कोई भी एल्केन बना सकते हो। एक्चुअली ऊर्ज रिएक्शन आपने जब एल्केन में पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि इसमें ये जो मिक्सचर बनता है, ठीक है, और दूसरा क्या है कि उसमें आपको हमेशा इवन नंबर ऑफ कंपाउंड मिल रहा था, इवन नंबर ऑफ कंपाउंड मिला था, इसीलिए ये उतना यूजफुल रिएक्शन नहीं था। आपको अगर कोई ऑड नंबर कार्बन कॉन्टेनिंग एल्केन चाहिए तो उसके लिए बहुत मुश्किल था, पर यहाँ पे आप कुछ भी बना सकते हो, इवन ऑड कुछ भी बना सकते हो, इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फोर्थ रिएक्शन जो एक्चुअली इन तीनों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम क्या होता है, आपके पास अगर RX है और आपने यहाँ पे मेटल एज ए मैग्नीशियम लिया और उसमें आप क्या सॉल्वेंट दे रहे हो, उसमें आप दे रहे हो ईथर सॉल्वेंट। यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है RMgX, जो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। इसी का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। Grignard reagent is actually a very useful compound RMgX। इसमें R पार्ट आपका नेगेटिव है, मैग्नीशियम पार्ट आपका पॉजिटिव है। Grignard reagent का जो फॉर्मेशन है इसमें R यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यानी एक न्यूक्लियोफिलिक सोर्स हो गया, इसीलिए बहुत ही यूजफुल रिएजेंट है। यूज ऑफ Grignard reagent अगर आप देखोगे तो अच्छा रहेगा,
नहीं तो बस याद रखो कि ये दो तरह के रिएक्शन दिखाते हैं। एक है रिएक्शन विथ एसिडिक प्रोटॉन, एसिडिक प्रोटॉन, जैसे कि आपके पास अगर वाटर है या फिर अल्कोहल है या फिर कोई एमीन्स है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें हमेशा क्या होगा ना, इसमें हमेशा आपको एल्केन एज ए प्रोडक्ट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, एल्केन एज ए प्रोडक्ट। और क्या होता है, रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये मेनली हम एल्डिहाइड कीटोन में आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे, अभी इस वीडियो में नहीं बना रहे। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे कि RMgX है, ये तो नेगेटिव पार्ट है। अगर आप मान लो कोई एल्डिहाइड या फिर कीटोन इसमें दोगे, तो ये जो R- पार्ट है ये आके यहाँ पे अटैक करता है, ये खुल जाता है, तो कार्बन ऐड हो जाता है। इसमें एक एडिशन रिएक्शन टाइप होता है, एडिशन रिएक्शन टाइप नहीं, एडिशन रिएक्शन ही होता है, ठीक है। वो MgX हो जाता है, फिर आप यहाँ से क्या मिलता है आपको, एक अल्कोहल मिल जाता है। तो वहां पे अगर एल्डिहाइड रहेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल, अगर कीटोन रहेगा तो टर्शियरी अल्कोहल, इस तरह के कंपाउंड आप बनाते हो। बस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हम आपको किस में बताएंगे, हम आपको बताएंगे एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में बताएंगे। बट अदरवाइज आपने जो रिएक्शन देखा एल्डिहाइड आई मीन एल्किल हैलाइड का, उसमें मेन क्या था, मेन था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन मेनली दो टाइप है, एक थर्ड टाइप भी है, ठीक है, SNI। तो SN1 और SN2 में क्या फर्क है, ठीक है, कौन से सब्सट्रेट में SN1 ज्यादा होता है, टर्शियरी, कौन से में SN2 ज्यादा होता है, प्राइमरी। इस तरह के जो पॉइंट्स है इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो, क्लियर है। अब एरोमेटिक को, एरोमेटिक कंपाउंड में, एरोमेटिक नहीं करेंगे, एराइल कर देते हैं इसको, एराइल हैलाइड में आपको ध्यान क्या देना है, एराइल हैलाइड में एक्चुअली दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, मेनली दो टाइप के रिएक्शन होता है। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है कि देखो ये जो क्लोरोबेंजीन है ना, क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन में तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर वे डोनेट कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन एक्चुअली थोड़ा इलेक्ट्रॉन रीच होता है, इलेक्ट्रॉन रीच होता है। इसीलिए जब भी आप इलेक्ट्रोफाइल देते हो वो कहाँ पे आता है, वो आइदर ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन में आता है, मेटा पोजीशन में नहीं आता है। और इसीलिए इसमें जितना भी आप रिएक्शन देखोगे, इसमें जितना भी आप रिएक्शन देखते हो वो आइदर ऑर्थो नहीं तो पैरा में आके रिएक्शन करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे क्लोरीन और FeCl3 दोगे तो और एक क्लोरीन जो आएगा वो ऑर्थो में आएगा और साथ में पैरा में भी आएगा, ये भी रिएक्शन है। अगर आप HNO3 H2SO4 मतलब कॉन्सेंट्रेटेड उसमें हीटिंग करोगे तो आपको NO2 ग्रुप आएगा, NO2 ग्रुप आइदर ऑर्थो में आएगा नहीं तो पैरा में आएगा। अगर आप कोई एल्किल हैलाइड, दूसरा एल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 दोगे तो क्या होगा, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा, उसमें क्या होगा, जो R पार्ट है ना वो R पार्ट आ जाएगा। ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इसमें सबसे जो फेमस रिएक्शन है ना वो ये है कि आपके पास CCl3CHO ये वाला कंपाउंड है, इसको कहते हैं क्लोराल, और इसमें आप दो मॉलिक्यूल क्या दोगे, क्लोरोबेंजीन दोगे, किस कंडीशन में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करोगे तो आपको ना इस तरह के कंपाउंड मिलेगा, ये बेंजीन रिंग है, इस तरह के एक कंपाउंड आपको मिलता है जिसको कहते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT। एक तरह के पेस्टिसाइड है,
ओके, इट कैन किल इंसेक्ट, पर अभी ये बैन है, ठीक है, बट इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन टू नो। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जो आपको बस डीडीटी वाला प्रिपरेशन उसी को याद करने के लिए बोल रहे हैं मेनली, उसी पे क्वेश्चन आता है। एक दूसरे टाइप के रिएक्शन आपको बता रहे हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज एक्चुअली डिफिकल्ट इन एरोमेटिक कंपाउंड। व्हाई? बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, सो दिस इज डिफिकल्ट। तो इसीलिए अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन है और आप इसको क्या करना चाहते हो, एक्वास KOH से हीट करना चाहते हो और आप लाना चाहते हो OH ग्रुप, पहले तो आपको OK मिलेगा, फिर आप H3O+ दोगे तो फिर OH आएगा, ला सकते हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन जो होगा ना वो बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन होगा, जैसे कि इतने टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर आपको देना पड़ेगा, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट रिएक्शन। पर अगर क्या करोगे आप, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे, और कहां पे वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन है, जैसे कि NO2 ग्रुप जैसा कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इससे क्या होता है कि इसका रिएक्टिविटी, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड का रिएक्टिविटी बढ़ जाता है। ये केवल रूम टेम्परेचर में वार्म वाटर वगैरह दोगे तो क्या हो जाएगा, AOH से रिप्लेस हो जाएगा। इसीलिए ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का क्या इफेक्ट है। इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड, एक तरह के येलो एक्सप्लोसिव है, येलो सॉलिड है, एक्सप्लोसिव कंपाउंड पिक्रिक एसिड, ठीक है। बस यही रिएक्शन आपको याद करने के लिए बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक में और इलेक्ट्रोफिलिक में DDT वाला रिएक्शन याद करो, और ग्रीनर रिएक्शन कैसे बनता है वो देख लेना। फिर आप केवल ध्यान दो मेनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो रिएक्शन में यही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये वाला क्वेश्चन देख लो, डायज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन जरूर देखना, मतलब प्रिपरेशन में कह रहे हैं, थोड़ा नेम रिएक्शन देखना ही पड़ेगा, हांस डी का डायजो, उसके बाद गैटरमैन, सैंडमेयर, स्टीमैन, इस तरह के रिएक्शन थोड़ा देखना पड़ेगा। फिंकेलस्टाइन, स्वार्ट्ज, फिंकेलस्टाइन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यही है जो आपको हम देखने के लिए बोल रहे हैं। ओके, देखो हम आपको डिटेल्स वीडियो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अब बस केवल इतना ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आई होप दिस विल हेल्प यू, ओके, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।